नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत। देखिए, इससे पहले हमने व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों का क्रम वाइज अध्ययन किया था और उनको विस्तार से समझा था। व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, इस सिद्धांत को क्लासिकी मनोविश्लेषण भी कहा जाता है। तथा इस सिद्धांत के प्रमुख 3 भाग हैं, जिसमें प्रथम जो भाग है व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास। तो देखिए, व्यक्तित्व की संरचना जिसमें सकारात्मक गत्यात्मक मॉडल आते हैं। व्यक्तित्व की गतिकी, इसमें मूल प्रवृत्तियाँ, चिंता, वैरच्छा, युक्ति का उल्लेख किया गया है और मनोलैंगिक में 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए, पहला है मनोगतिकी उपागम, जिसे हम अकारात्मक मॉडल मनोगतिकी उपागम के नाम से जानते हैं। ये चेतन मन का भाग होता है। अब चेतन मन को अगर हम समझें तो इससे पिछले जो अध्याय में मैंने आपको बताया था कि मन के 3 भाग हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, इसके बाद अचेतन मन। तो ये 3 भाग हैं जिसमें चेतन मन 1/10 भाग होता है, लगभग 10%। इसका संबंध वर्तमान व वास्तविकता से है। इसमें व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आदर्शों का भंडार होता है। अगर इसे एक उदाहरण से अगर हम समझें तो देखो, मैंने पिछली बार बताया था, इसमें जो एक बर्फ़ का टुकड़ा है, इस बर्फ़ के टुकड़े को अगर हम पानी में डालते हैं तो इस तरह से होता है, अर्थात तो उसका 10% भाग पानी से ऊपर होता है और 90% भाग पानी के अंदर होता है। तो हमारा जो 10% भाग है वो हमारा चेतन मन के अंतर्गत आता है। बर्फ से तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से चेतन मन की तुलना की गई है। और चेतन मन को और अधिक हम देखें तो इसे तत्काल जानकारी बिना स्मरण किए स्मरण में आ जाता है। जैसे हमें कोई भी हमारे माइंड में स्थिर है और कोई भी हम जानकारी बिना माइंड पर प्रेशर दिए तुरंत हमें याद आ रही है, तो वो हमारे चेतन मन में है। यह हर चेतन अवचेतन पर प्रतिबिंब का कार्य करता है। अब अगला है चेतन मन अवचेतन। ना तो ये चेतन और ना ही अवचेतन, अर्थात बीच की जो स्थिति होती है। जैसे हम कोई भी कार्य करके भूल जाते हैं और थोड़े सोचने पर उस कार्य को हम सोचते हैं या फिर याद करते हैं तो वो कार्य हमें तुरंत याद आ जाता है। वो ही अवचेतन मन कहलाता है। जैसे ही किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना, प्रयास करने पर जानकारी का आ जाना। इसके बाद अगला मन जो आता है वो है अचेतन मन। अचेतन मन 9/10 भाग, जो अभी मैंने बताया है आपको, जो पानी के अंदर बर्फ़ का टुकड़ा है, लगभग 90%। तो 90% भाग हमारे माइंड का अचेतन मन का होता है। सबसे व्यापक होता है, दमित इच्छाओं का भंडार होता है। जैसे हम कोई भी कार्य करके भूल जाते हैं और वो हमारे कार्य कहाँ पर चले जाते हैं, अचेतन मन में। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मंत्र, स्वाति अवस्था से उसका संबंध
सम्मोहन, गलती से निकले शब्द, अर्थात कई बार हम बिना सोचे समझे कई ऐसे शब्द निकाल देते हैं और उन शब्दों को निकालने के बाद हम भूल जाते हैं और वो भूले हुए शब्द हमारे अचेतन मन में पहुंच जाते हैं। दमित, कामुक, अनैतिक, सामाजिक, घृणित इच्छाओं का स्थान गत्यात्मक होता है तथा छद्म रूप में होता है। और ये हमारा कैसा होता है, लगातार गतिशील रहता है, अर्थात निरंतर परिवर्तित होता रहता है। गत्यात्मक होता है, व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है, इस पर हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं दिखता और हमारे व्यक्ति के नियंत्रण से ये बाहर होता है। नियंत्रणाभरण की समस्या का अचानक समाधान एवं चेतना भिन्न होता है। जैसे हम सोते हुए अचानक से बोलते हैं, कोई भी हमें स्वप्न आता है और उस स्वप्न को हम उसका वर्णन करते हैं या फिर भूल जाते हैं, वो हमारी स्मृति में कौन सी स्मृति में जाता है, अचेतन मन की स्मृति में। जैसे सोते हुए बड़बड़ाने लगते हैं, वो हमारा अचेतन मन ही है। अब दूसरा इसका मॉडल आता है गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल। इसमें सबसे पहला है एड, एदम। अगर इसके व्यवहार को अगर देखें तो पशुत्व प्रकार का व्यवहार इसमें पाया जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जन्म के समय उसे केवल खाना, पीना, सोना, रोना ये कार्य करता है, एक तरह से पशुत्व वाले कार्य करता है और ये कार्य ज़्यादा टाइम तक वो नहीं करता, उसमें लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो एड का मतलब यही है कि हम जो मूल क्रिया होती हैं व्यक्ति की, केवल उन मूल क्रियाओं को ही करता है। ये जन्म के साथ आती हैं लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती। इस कार्य को करने से बालक में आनंद सिद्धांत निर्धारित होता है, अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। ये अचेतन मन का स्वामी है। इसका संबंध दमित इच्छाओं व सुखवादी इच्छा से होता है। यह सबसे पहले विकसित होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, खाओ पियो और मौज करो। किसी भी प्रकार की इसमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती और सबसे पहले जन्म के साथ ही ये विकसित होता है और इसका मुख्य जो ध्येय होता है खाना पीना सोना रहना, बस। वास्तविकता से संबंध नहीं, अपूर्ण अचेतन, अर्थात जो हमारा जीवन का वास्तविक संबंध होता है उससे ये संबंधित नहीं होता। अब इसके बाद अगला जो आता है ईगो। ईगो अहम, मानत्व, मन का प्रशासक के नाम से इसे हम जानते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे सबसे पहला जो गुण है मानव का मन का, वो एड। एड के बाद लगभग जब बालक 1 या 2 वर्ष का होता है तो उसमें मानवीय गुण आ जाते हैं और मानव के गुणों को वो सीखना प्रारंभ कर देता है। अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, परिस्थिति के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है, अपने से घर में अपने से बड़ों का अनुकूलन करना सीख जाता है, सामाजिकता का उसमें गुण आ जाता है, मित्रों के साथ खेलने लग जाता है। तो इस प्रकार से उसमें मानवत्व के गुण आ जाते हैं और मन का प्रशासक के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी जो एज है प्रारंभ होने की 1 या 2 वर्ष के विकास से प्रारंभ हो जाता है, वास्तविक सिद्धांत से निर्धारित होता है। ये चेतन, अवचेतन व अचेतन तीनों स्तर पर निर्धारित होता है। यह चेतन मन का स्वामी है। इसका संबंध वर्तमान वास्तविकता तथा मानवता से है। ना तो पूर्णतया ये सुखवादी है, ना ही आदर्शवादी है, तर्कपूर्ण होता है, अर्थात जो मानवीय गुण होते हैं उनसे परिपूर्ण ये होता है। व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा महत्व है। सपनों पर नियंत्रण होता है, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, गति से कार्य करना, सिपाही के रूप में कार्य करना,
इस प्रकार के कार्य ये करता है। अर्थात मानव के निर्धारित गुणों से परिपूर्ण होता है। अब इसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसे परम अहम परम आदर्श के नाम से जानते हैं और जिसकी एज क्या है 3 से 4 वर्ष से ये प्रारंभ होता है और ये पूर्ण रूप से नैतिक आदर्श पर बल देता है। इसका संबंध देवत्व से होता है। देखिए महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए मैंने आपको अभी बताया है इड, पशुत्व, ईगो, मानव, सुपर ईगो, देवत्व, तीनों में ये अंतर है। अर्थात इड पशुत्व गुण पाए जाते हैं, ईगो में मानवीय गुण पाए जाते हैं, सुपर ईगो में देवत्व गुण पाए जाते हैं। तो सुपर ईगो को देवत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये चेतन, अवचेतन, अचेतन, इसमें तीनों ही प्रकार का मन प्रभावी रहता है। यह नैतिक आदर्शों व मूल्यों की बात करता है। हमारे जीवन से संबंधित आदर्श, नैतिक मूल्य, इनसे संबंधित ये बातें करता है एवं वाहन पर नियंत्रण, नैतिक समीक्षक के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो यह मत करो, वो मत करो, ये करना सही है, वो करना सही नहीं है, इस प्रकार की बातें सुपर ईगो के अंतर्गत आती हैं। ये अवास्तविक होता है अर्थात वास्तविकता से रहित होता है। जैसे कोई भी दर्शन है, देवत्व प्रधान है, देवता का प्रधान, अर्थात कोई समायोजन है, तो अवास्तविक रूप से ये कार्य करता है। सामाजिक वातावरण से उत्पन्न सेवर की इच्छाओं का प्रतीक ये कार्य करता है। जैसे प्रेम पाना, प्रेम करना, इस प्रकार के नैतिक मूल्यों का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है व्यक्तित्व के गतिकी के विभिन्न भाग। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां, अर्थात फ्राइड ने मानवीय जीवन में निम्न मूल प्रवृत्तियों को माना है। सबसे पहले इरोस। इरोस का मतलब है जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसमें रचनात्मक कार्यों से इसका संबंध माना है। इरोस का है जीवन मूल प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों से संबंध। घेनातोस, इसमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति, विध्वंसात्मक कार्यों से संबंध इसमें माना है। तथा इसमें फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो नाम दिया है। फ्राइड ने चिंता के 3 प्रकार बताए। सबसे पहला है वास्तविक क्षमता, दूसरा स्नायु विकृति और तीसरी है नैतिक चिंता। फ्राइड ने चिंता के 3 प्रकार बताए, वास्तविक चिंता या वास्तविक क्षमता, स्नायु विकृति तथा नैतिक चिंता। अब इसके बाद आता है वास्तविक दुश्चिंता। दुश्चिंता वातावरण के बाह्य, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, बाह्य खतरों को देखकर जैसे तूफान, आग इत्यादि से उत्पन्न होता है। इसके बाद तंत्र का तापी दुश्चिंता, इसमें व्यक्ति को एड उपाय से खतरा उत्पन्न होता है। अर्थात हमारे जो शरीर है उससे संबंधित हमारे कोई भी जैसी बीमारी हो जाती है, उससे खतरा उत्पन्न होता है। नैतिक दुश्चिंता, जब ईगो को सुपर ईगो से दंडित करने का भय हो, अर्थात हम कोई भी जैसे पशुत्व व्यवहार करते हैं और सुपर ईगो के द्वारा हमें दंडित व्यवहार करने का कोई भय प्राप्त होता है, तो वो नैतिक दुश्चिंता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें फ्राइड का मनोलैंगिक विकास, इनको मुख्य रूप से फ्राइड ने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहली अवस्था है मुखावस्था, जिसकी एज निर्धारित की है 0 से 1 वर्ष, और इसकी जो विशेषता है वो इसके बालक
मुख प्रधान होते हैं, अर्थात ज़्यादातर अपना कार्य मुख के द्वारा करते हैं। जैसे मुख माध्यम से काम करना, ये गलत आ गया, काम करना, अंगूठा चूसना, दांतों से काटना आदि। इसके कम होने पर मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व तथा अधिक होने पर मनुष्य की आक्रामक व्यक्तित्व हो जाता है। इसे दो भागों में बांटा है इन्होंने। पहला है मुखवर्ती चूषण, जिसकी एज निर्धारित की है 0 से 6 माह, जिसमें कार्य बालक स्तनपान, अंगूठा चूसने का कार्य करता है। यह आत्म कामुकता की अवस्था भी होती है। दूसरा है मुखवर्ती दंशवान अवस्था, जिसकी एज 7 से 12 माह तक होती है तथा ये ज़्यादातर अपना कार्य दांतों से काटने से करता है। दूसरी अवस्था बताइए गुदावस्था, जिसकी एज है 2 से 3 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा मलमूत्र संबंधी क्रियाओं में आनंद लेता है, जैसे टाइम पर न जाना और उन्हें रोकते हुए उन्हें आनंद की अनुभूति करना। इसे ज़्यादा या कम होने पर बालक का व्यक्तित्व आक्रामक धारणात्मक व्यक्तित्व बन जाता है। तीसरे प्रकार की अवस्था है लिंग प्रधान अवस्था, 3 से 5 वर्ष। देखिए, इस अवस्था को फ्रायड ने महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इसमें बालक में 2 प्रकार की ग्रंथियां विकसित होती हैं। पहली ग्रंथि है ऑडिपस ग्रंथि, जिसे मात्र मनोग्रंथि के नाम से जानते हैं तथा ये लड़कों में पाई जाती है, और इस ग्रंथि के कारण ही लड़के का माँ के प्रति प्रेम अधिक पाया जाता है। दूसरे प्रकार की ग्रंथि है इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि पितृ ग्रंथि के नाम से जानी जाती है तथा ये लड़कियों में पाई जाती है। इस ग्रंथि के कारण ही लड़की का पिता के प्रति प्रेम पाया जाता है। लिंग के प्रति ईर्ष्या का भाव लिंग प्रधान अवस्था में आता है तथा इसी अवस्था में लिंग के प्रति ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद अगली जो अवस्था है अव्यक्तावस्था, 6 से 12 वर्ष। इसे प्रसूतावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं करता, अर्थात काम इच्छा उसकी प्रसुप्त रहती है इस काल में, और ज़्यादातर सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाने लगता है। अब इसके बाद अगली जो प्रकार है जननेंद्रिय अवस्था, 13 वर्ष से लगातार विषम लैंगिक प्रेम तथा समलैंगिक प्रेम इस काल में होता है तथा इसका जो काल होता है 13 वर्ष से आगे तक, अर्थात पूरी किशोर अवस्था 18 या 20 वर्ष तक ये काल चलता है। अब देखिए फ्रायड के सिद्धांत का महत्व। बाल्यावस्था के अनुभवों को महत्व प्रदान करना, अचेतन अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल, बाल निर्देशन, मानसिक स्वास्थ्य पर छात्र केंद्रित अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के उद्देश्य को विस्तृत करना, संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल, मानव व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना। तो इस प्रकार से फ्रायड के सिद्धांत के प्रमुख महत्व निर्धारित किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आज फ्रायड के सिद्धांत को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने व्यक्तित्व की संरचना से संबंधित जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो इसे दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। इसको 3 भागों में बांटा था: व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास।
जिसमें संरचना को सकारात्मक एवं गत्यात्मक मॉडल में बांटा था। गतिकी जो कि मैंने आपको बताए थे, मूल प्रवृत्ति, चिंता, भय, जो इड, ईगो, सुपर ईगो, उसमें बांटा है। व्यक्तित्व की संरचना को बांटा है चेतन, अचेतन, अर्धचेतन में। इस प्रकार से ये मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। इसके बाद 5 प्रमुख अवस्था बताई हैं फ्राइड ने। पहली मुखावस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी लिंग प्रदान अवस्था, चौथी अव्यक्त अवस्था जिसे प्रसुप्त अवस्था के नाम से जाना जाता है, 5वीं जननेंद्रिय अवस्था। तो इस प्रकार से फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत को प्रमुख रूप से इसका वर्णन किया है। तो आज का हमारा अध्याय यहीं तक। अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।